आप लोग को वॉइस मिल रहा है? हाँ सर। तो हम लोगों ने क्या बताया, स्वराज पार्टी को देखा था 1923 में जब बने थे। अध्यक्ष कौन थे? बने कि नहीं होते? आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी सर। चलिए। चलिए, तो देखिए स्वराज पार्टी बने थे। अब स्वराज पार्टी जब कमजोर हो गए तो वो धीरे धीरे क्या है, समाप्त हो गए। इसी बीच 1924 में देखिए 1924 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। यह सवाल बहुत बार पूछा गया था कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे और कितने बार बने थे। देखिए महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे। किस अधिवेशन में बने थे? एक जगह है कर्नाटक में, बेलगाम या बेलगांव कहते हैं, बेलगांव या बेलग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे बने थे। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो गांधी जी 1924 में एक ही बार क्या है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष बने थे 1924 में। और कभी भी भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे कभी अध्यक्ष नहीं। देखिए एक बात आपको बता देता हूँ, गांधी जी ने 1932 से ही क्या है, कांग्रेस के सदस्यता त्याग दिया था। उनके बाद उन्होंने कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली। जब गांधी जी देश आजाद हुआ तब भी वो कांग्रेस के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अगर बहुत कठिन बन जाएगा तो ये पूछ सकता है। तो गांधी जी क्या है, एक ही बार 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कहाँ पे? बेलगांव या बेलग्राम में बने थे, जो कर्नाटक में। इसी समय क्या है, जो मोपला है, ये है आपका केरल में। यहाँ पे मोपला विद्रोह हुआ था, जो जमींदार और वो किसानों के बीच में जो युद्ध मतलब विरोध हुआ था, तो उसमें मोपला है। तो मोपला कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। केरल में एक तट है जिसे कहते हैं मालाबार तट। तो मालाबार तट में ये हुआ था। केरल के मालाबार तट में कौन सा विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ। किनके बीच? जमींदार और ब्रिटिशों के बीच में हुआ। उसके बाद आता बारदोली का सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे अच्छा भूमिका निभाया था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार महिलाओं द्वारा यहाँ पे सरदार की उपाधि दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब सरदार की उपाधि दी गई थी? 1928 में बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। और बारदोली कहाँ पे है? गुजरात में। बारदोली कहाँ पे है? गुजरात में। इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या है, आपका सरदार की उपाधि दी गई थी। कहाँ पे? बारदोली में भी किसान आंदोलन हुआ था। किसानों के टैक्स को बढ़ा दिया गया था, यानी भू राजस्व जिसे कहते हैं। तो उसी में विरोध वगैरह हुआ था। तो उसी कारण क्या हुआ, इसका विरोध वगैरह होने लगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बारदोली के बाद साइमन कमीशन के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने साइमन कमीशन का नाम सुने होंगे, जिसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत
कमीशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पहले समझ लीजिए। 1927 तक आते आते क्या है, ब्रिटेन में सरकार बदलने वाली होती है, क्योंकि 1927 के आसपास क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आने लगा, जिसको रिसेशन कहा जाता था। आप लोग अगर इकोनॉमी थोड़ा सा पढ़े होंगे, 1928-29 में क्या है, पूरे विश्व में बहुत बड़ा मंदी आया था। तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और उनकी हारने की संभावना हो गया था, संसद में वो हार जाएंगे। तो वो नहीं चाहते थे कि जो लेबर पार्टी आए और भारतीयों को बहुत सारी सुविधा दे दी जाए। लेकिन एक बात और है, 1919 में एक अधिनियम आया था जिसे मॉन्टेगू अधिनियम कहा जाता है, सुधार कहा जाता है। तो उसमें बताया गया कि हर 10 साल बाद क्या होगा, जो भी हम अधिनियम बनाते हैं उसका रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे। लेकिन होना ये आयोग गठन कब होना चाहिए था, 1929 में गठन होना चाहिए था। लेकिन क्या है, सरकार जाने के डर के कारण क्या है, 2 साल पहले ही क्या है, ये आयोग का गठन हो गया। जब ये आयोग की गठन हो गया तो इसमें 7 सदस्य थे और उन सभी क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, सांसद थे। और उनमें से जो जॉन साइमन थे उनको अध्यक्ष बना दिया गया था, इसलिए इस कमेटी का नाम साइमन कमीशन था, या श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन इसका नाम पड़ा। इसमें सभी लोग कौन थे, अंग्रेज के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य। इनका काम था कि 1919 के जो अधिनियम लाए गए थे, उस अधिनियम के अनुसार जो भी परिवर्तन या सुधार होना था, उस सुधार को क्या है, उसका मतलब रिव्यू पेश करना, मतलब उसमें कुछ सुधार हो सकता है कि नहीं, उसका क्या था, एक रिव्यू बनाना था। भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया कि भारतीयों ने बोला कि हमारे इतने बड़ा भारत है, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा सक्षम नहीं हो पाया जो इस कमीशन में पार्टिसिपेट करता है। तो भारतीयों का जो मुख्य विरोध था वो ये था कि हम इतने भारतीय हैं और हमारा अंदर इतना भी योग्यता नहीं है कि हम उसका अपने देश के जो सुधार हो रहा है या कानून बन रहा है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करें। जैसे मान लो आपके घर में कोई काम हो रहा है और आपको बताया नहीं जा रहा है, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होने लगेगी कि ऐसे कैसे होगा कि मैं भी घर का सदस्य हूँ और मुझे बताया नहीं जा रहा कि मतलब क्या हो रहा है। तो साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन जब भारत आया, 27 में ये साइमन कमीशन बनता है और 28 में क्या है, ये भारत आता है। ये बना कब है, 27 में, आया कब है, 1928 में। इस साइमन कमीशन का हर जगह विरोध होने शुरू कर दिया कि जब इसमें कोई सदस्य इंडियन नहीं है तो हर जगह क्या है, इसका विरोध होने, रिवोल्ट होने लगे। और इसी रिवोल्ट के कारण क्या, 1928 में पंजाब में लाला लाजपत राय को बहुत लाठी चलाया गया था, लाठी चार्ज किया गया था, जिसके बाद क्या, लाला जी का देहांत हो गया। और लाला जी का देहांत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त वगैरह थे, ये लोग क्या है, जो पुलिस अधिकारी उन पर लाठी बरसाए थे, उनको मार दिया था। एक बात ध्यान रखिएगा, भगत सिंह और उनके साथियों को जो फांसी दी गई थी, वो ये, इसको कहते हैं लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है। लाहौर षड्यंत्र के कारण दिया गया था, ना कि बम फेंका गया था जो विधानसभा में, उसके लिए नहीं दिया गया। तो इसमें साइमन कमीशन में क्या था, 7 सदस्य थे, सभी क्या थे, अंग्रेज थे, और इनके अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन। जॉन साइमन क्या थे, इनके अध्यक्ष थे। जब साइमन कमीशन वापस चला जाता है तो एक यहाँ पे लोगों को, भारत के लोगों को बोलते हैं कि आप लोग इतना बोल रहे हैं कि हम भी कानून बनाएंगे, हम भी कानून बनाएंगे, चलो आओ हम कानून बनाओ, देखता हो आप लोग कैसे कानून बनाए। तभी भारतीयों को अंग्रेजों ने एक चुनौती दी कि आप लोग एक कानून बना के तो दिखाइए कि जो पूरे भारत में एक जैसे लागू हो। तभी मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनता है जिसे कहते हैं नेहरू कमेटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कमेटी बनता है जिसका नाम क्या है, नेहरू कमेटी। कमेटी, इसमें अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मत लगाइएगा, मोतीलाल नेहरू। और ये कब बना था, 1928 को बना। तो मोतीलाल नेहरू कब, 1928 को क्या है, बने आयोग। तो इन्होंने क्या है, एक मसौदा बनाया, एक संविधान बनाया, एक नियम बनाया जो अंग्रेजों को दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको मानने से मना किया।
तो मोतीलाल नेहरू कमेटी कब बना था? 1928 में बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू क्या थे? इनके अध्यक्ष थे। जब मोतीलाल नेहरू के जो रिपोर्ट इन्होंने सौंपा, तो जब उनको अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया, तब उस समय आपको बताया कि पूरे विश्व में मंदी चल रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में जो विदेशी वस्तु आ रहे थे उसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिया। और इन टैक्सेस में जो नमक था, नमक पर भी क्या है, इन्होंने टैक्स लगा दिया। इसमें टैक्स लगा दिया, नमक पर भी क्या है, इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो नमक पर जब इन्होंने टैक्स लगा दिया, तब गांधी जी ने इनको हथियार बनाया, और हथियार बना के एक नया आंदोलन शुरू किया, जिसको नमक सत्याग्रह कहा जाता है। क्या कहता है? नमक सत्याग्रह कहा जाता है। और यही नमक सत्याग्रह आगे चल के क्या बना? सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा। नमक सत्याग्रह शुरू हुआ क्यों? क्योंकि आपको अभी बताया है कि 1928-29 के आसपास क्या है, पूरे भारत में या पूरे विश्व में एक मंदी छाया हुआ था। इसलिए अंग्रेजों ने हर वस्तु पर क्या एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था। अब बताइए, एक तो इनकम नहीं है और ज्यादा टैक्स लगा देंगे तो जो भी व्यक्ति या किसान मजदूर जो भी है, वो कैसे अपने जीवन को सरवाइव कर पाएगा? ध्यान दीजिए, तो अपने जीवन को कैसे सरवाइव कैसे करेगा, तो उसको ध्यान दीजिए। तो इसी में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। और नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ध्यान दीजिएगा, ये 12 मार्च को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ नमक सत्याग्रह, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से कहते हैं। इसमें क्या क्या था? गांधी जी ने 78 अपने जो अनुयायी थे, अनुयायी या अपने जो मानने वाले लोग थे, उनको लेकर साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से डांडी नामक स्थान तक क्या है, पैदल यात्रा किया था। इसलिए इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डांडी मार्च भी कहा जाता है। और डांडी में कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। और यहाँ पे उन्होंने नमक को हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा था। गांधी जी जानते कि जो नमक है वो सभी लोग उसका यूज करते हैं। जब नमक को हथियार बनाया गया तो अंग्रेज लोगों ने भी क्या इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन ये छोटे से चीज क्या है, बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। तो नमक सत्याग्रह में कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कितने लोग साथ में थे गांधी जी के? 78 लोग थे। कहां से कहां तक गए थे? साबरमती से लेके दांडी तक गए थे। दांडी या डंडी नहीं, इसको दांडी बोल दीजिए। दांडी कहाँ है? गुजरात में है। और एक कहाँ कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। पहुंचने के बाद गांधी जी ने पूरे भारत में क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद उन्होंने बोला कि जो अंग्रेज है उनके क्या है, टैक्स मत दो, उनका सामान का बहिष्कार करो, उनके नमक का बहिष्कार करो, खुद नमक बनाओ, अपनी जगह पे बनाओ। तो इस पर कैसे क्या आंदोलन शुरू हो गए। और शुरू, लेकिन कुछ दिन बाद क्या है, गांधी जी को क्या है, एक निमंत्रण मिला। निमंत्रण यह था कि गांधी जी को उस समय अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कम करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया है लंदन में, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम सुना होगा, गोलमेज सम्मेलन। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम 1930 को हुआ था, द्वितीय 1931 को हुआ था, और तीसरा 1932 को हुआ था। पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो 1930 में हुआ था, उसमें गांधी जी या कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब आंदोलन बढ़ रहे थे तो गांधी जी और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, सॉरी लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता है। रिपन मत लिखिएगा, इरविन लिखिएगा।
लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य क्या है, 5 जून 1931 को एक समझौता होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट कहा जाता है या दिल्ली समझौता कहा जाता है। ध्यान रखिए, दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता ये हुआ था 5 जून 1931। इसमें क्या शर्त थे, किनके किनके बीच हुआ था? एक तो गांधी जी हुए थे एक पक्ष में, और दूसरे में थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में ये समझौता हुआ। इसमें शर्त क्या था, पहले समझ लीजिएगा। इसमें शर्त यह था कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेंगे। तीसरी शर्त यह था कि जो अंग्रेजों ने जिन लोगों को जेल में बंद किया, अगर कोई आपराधिक काम वो नहीं किए होंगे तो उन सभी लोगों को क्या है, छोड़ना पड़ेगा। और लोग अपने घर में या अपने समुद्र किनारे पर जो लोग हैं वो अपने घर में अगर व्यक्तिगत रूप से अगर नमक बना रहा होगा तो उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप लोगों ने प्रेमचंद्र का कहानी सुना होगा, नमक का दारोगा। कि नमक के दारोगा में क्या था, बहुत ज्यादा रिश्वत चल रहा था। जैसे इस समय क्या है, एक्साइज इंस्पेक्टर बने बने कोई, या जीएसटी इंस्पेक्टर बने तो उसमें बहुत बड़ा क्या, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने तो उसमें पैसा बहुत ज्यादा है। क्यों? उस समय नमक का दारोगा में बहुत ज्यादा पैसा था। क्यों था? क्योंकि उसमें अवैध काम होता है। देखिए, जिसमें इलीगल काम होता है उसमें जो ऑफिसर वगैरह होते हैं उस सेक्टर के, उसको बहुत ज्यादा लाभ होता है। क्योंकि टैक्स के बदले में क्या होता है, लोग इलीगल रूप से क्या होता है, उनको करना चाहता है। वो हर जगह होता है। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़े रिश्वत वगैरह चलते हैं, वो सब जगह चलता है, लेकिन कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा चलते हैं। तो नमक का दारोगा आप लोगों ने सुने होंगे, प्रेमचंद जी का कहानी। उसमें अगर आप कभी पसंद होगा तो पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया कहानी है वो। इसी कारण क्या है, महात्मा गांधी 1931 में लंदन में एस राजपूतना वाले जहाज से क्या है, लंदन पहुंचे। और लंदन में उस समय जॉर्ज प्रथम क्या थे, ब्रिटेन के राजा थे। उसमें छोटे मोटे ब्रिटेन के राजा नहीं थे। उस समय कम से कम दुनिया के 60% जगह पर अंग्रेजों का अधिकार था। दुनिया का 60% जगह पर अंग्रेजों का अधिकार था। तो कितने बड़े साम्राज्य के मालिक थे अंग्रेज, या ब्रिटेन या इंग्लैंड, कर सकते हैं। और गांधी जी क्या है, वही दो कपड़े पहन के पहुंच गए उनके सामने। तो इसे कहते हैं हिम्मत होना है, लोग उसके सामने पहुंचना। लेकिन क्या है, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ दूसरा, उसमें कोई नतीजा नहीं आया। नतीजा जब नहीं आया तो गांधी जी वापस चले आए भारत। आने के बाद फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अब जैसे ही शुरू किया, गांधी जी को क्या है, गिरफ्तार कर लिया। उस गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद सरोजिनी नायडू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भारत कोकिला। और एक था इमाम साहब। तो गांधी जी के अनुपस्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने किया था। ध्यान दीजिएगा, सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने क्या है, गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो उनके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उनका नेतृत्व किया था किसने? सरोजिनी नायडू और इमाम साहब। ध्यान दीजिए, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, सरोजिनी नायडू को क्या भारत कोकिला कहा जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, सरोजिनी नायडू जो है, ये भारत का पहला किसी राज्य का महिला राज्यपाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरोजिनी नायडू का और क्या महत्व है, ये भारत के पहले किसी भी राज्य का पहली महिला राज्यपाल यानी गवर्नर रही है, वो उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के या पूरे भारत के पहले महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू।
और इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। लेकिन क्या है, अंग्रेजों ने फिर क्या है, आंदोलन को क्या है, कुचलता गया। इसी बीच क्या हुआ, गांधी जी को महाराष्ट्र में एक जेल है, यरबदा जेल, जो पुणे में है, यरबदा जेल में उनको रखा गया था। लेकिन जब दूसरे सम्मेलन हुआ था गोल में, जिसके बाद अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है या सांप्रदायिक प्रचंड कहा जाता है। इसमें क्या किया गया था, पहले समझ लीजिएगा। जैसे आपको बताया था कि 1905 में मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया था, आप लोगों को बताया था। ये जो सांप्रदायिक प्रचंड है या कम्युनल अवार्ड है, इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1932 में आया था, क्या था, सांप्रदायिक प्रचार। कब आया था, 1932 में। इसमें क्या बताया गया, दलितों को क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन अधिकार, पृथक निर्वाचन अधिकार। जैसे 1905 में मुसलमानों को दिया। गांधी जी यरबदा जेल में या पुणे के जेल से ही अनशन अवरण करना शुरू कर दिया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए, तो उन्होंने अमरण अनशन कर दिया। बाद में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में। पूना पैक्ट में ये जो पृथक निर्वाचन अधिकार के स्थान पर क्या है, आरक्षण दिया गया। आरक्षण अलग होता है और पृथक निर्वाचन अधिकार अलग होता है, आपको कल बताया था। आरक्षण में क्या होता है, उसी वर्ग के लोग तो खड़े होंगे लेकिन वोट सब कर सकते हैं। लेकिन पृथक निर्वाचन में क्या होगा कि वही वर्ग के लोग खड़े होंगे और वही वर्ग के लोग क्या तो वोटिंग कर सकते हैं। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए आरक्षण कब से शुरू हुआ, तो 1932 से शुरू हुआ। किस एक्ट के माध्यम से, पूना पैक्ट के माध्यम से। पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट जो हुआ था, गांधी जी, ये कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं। और अंबेडकर जी के बीच, अंबेडकर के बीच में यह क्या, पुणे पैक्ट हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका यरवदा जेल में, जो कहाँ पे है, पुणे में। जेल में बैठ के ये समझौता हुआ। इसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो आपको समझ में आया कि आरक्षण क्या है। 1932 से दलितों को देना शुरू हुआ। ठीक है, हमारे देश में जब आजादी हुआ तो केवल दलितों और जो SC ST थे उन्हीं को आरक्षण दिया गया था। बाद में ओबीसी को दिया गया था, 93 में दिया गया था ओबीसी को, जो आंदोलन हुआ था। तो 1900 जो कोठारी आयोग है, मंडल आयोग का नाम सुने होंगे, कोठारी आयोग के बाद आयोग बना था मंडल आयोग। तो मंडल आयोग के बाद क्या है, ओबीसी वालों को क्या आरक्षण देते हैं। और उत्तराखंड में भी क्या अलग अलग जो क्षेत्र वाइज भी ओबीसी को दिया गया है। जो थोड़ा सा इंटीरियर क्षेत्र में रहते हैं उनको, जनरलों को भी क्या ओबीसी में डाल दिया गया है। चलो उसमें अलग है। तो इससे क्या हुआ, भारत में आरक्षण की स्थिति, आरक्षण क्या है, शुरुआत हो गया 1932। किस पैक्ट के माध्यम से, पूना पैक्ट। किन के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, तो गांधी जी के इसमें आरक्षण दिया गया, किनको, दलितों को आरक्षण दिया गया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इंपॉर्टेंट और पॉइंट देख लीजिएगा। इसके बाद क्या, गांधी जी ने क्या है, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देके दलित उद्धार के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। और 1933 में उन्होंने एक पत्रिका शुरू किया था। 1933 में उन्होंने एक पत्रिका शुरू किया था जिसका नाम था हरिजन। तो हरिजन पत्रिका किसने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था। और इन्होंने दलित उत्थान संगठन बना था, या दलितों के उत्थान करने के लिए क्या संगठन। ये गांधी जी का मानना था कि जो दलित है उनको
हिंदू धर्म के अंदर रह के उनका सुधार करना चाहिए था। और अंबेडकर जी का मानना था कि दलितों को हिंदू से अलग होकर उनको उत्थान करना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि जो पांचों उंगली होता है वो बराबर नहीं होता है, इसलिए जो जिनको मतलब दबाया गया है उनको धीरे धीरे ऊपर उठाया जाए। लेकिन अंबेडकर जी का मानना था कि जो लोग दबाई रहे हैं तो उनसे उनका उठाने का उम्मीद कैसे किया जा सके। मतलब जो लोग हर रोज किसी कुत्ते पर कोई व्यक्ति लात मारता है तो उस व्यक्ति से कैसे उम्मीद लगे कि कल वो लात नहीं मारेगा, ऐसे अंबेडकर जी का मानना था। ये गांधी जी का मानना था कि जो समाज है ना वो समन्वय के माध्यम से चले। समन्वय मतलब जो भी चीज है उसको बातचीत के माध्यम से उसको हल किया जा सके। लेकिन दुनिया में ऐसा होता नहीं। अगर सारे चीज अगर बातचीत के माध्यम से हल होता तो इतने बड़े युद्ध वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन ये भी एक एक्सपेक्ट है कि हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता। इसलिए देखिएगा बातचीत के माध्यम से अभी तक भी क्या है, भारत में जो ये जो सामाजिक विभेदीकरण है वो अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया। तो ये भी क्या है एक अलग है। जैसे क्या होता है, ऐसे नहीं कि केवल भारत में ही क्या है ऊंच नीच है, ऐसे नहीं है। भारत में जातियां है और अमेरिका या अलग देशों में नस्ल होते हैं। देखिए भारत एक मात्र एक देश है जहाँ पे जातियां है, और बाकी देशों में जाएंगे तो वहां पे क्या रेसे नस्ल वगैरह होता है। तो नस्ल के आधार पर वहां पे क्या होता है, भेदभाव होता है। आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, जिन्होंने क्या है ये रंग भेद और क्या है जो नस्ल भेद के लिए बहुत लड़ाई लड़ा था, जिसको साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो और भी आप लोगों ने किंग लूथर का नाम सुना होगा, मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा, किंग मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा। तो वो भी क्या है, अमेरिका में जो काले लोग हैं वो नस्ल के आधार पर उनके साथ भी भेदभाव होता है। ऐसे नहीं है केवल भारत में होता है कि लोग है तो उसमें क्या होता है, जिसके पास शक्ति होता है वो दूसरों को दबाते हैं, वो चलते रहता है। तो हरिजन पत्रिका किसने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था, 1933 में शुरू किया था। अब इसके बाद क्या गांधी जी ने हरिजन उत्थान काम में शुरू लग गया। अब कांग्रेस से क्या इस्तीफा दे दिया गांधी जी ने, अब से क्या है कांग्रेस से नाता तोड़ दिया पूरी तरह से। कांग्रेस से क्या है नाता तोड़ दिया। अब देखिए जब 1933 में गांधी जी इसको कांग्रेस को छोड़ दिया तो कांग्रेस धीरे धीरे क्या थोड़ा सा कमजोर होने लगी, क्योंकि उस समय बहुत सारे क्या था, आपको पता है कि 1929 में क्या है पूरा रिसेशन आया था, मंदी आया था पूरा विश्व में। अब देखिए जब रिसेशन आएगा ना तो दो लोगों का टकराव समाज में होना पक्का हो जाता है। एक जो पूंजीवादी होता है या पूंजीपति होता है और जो मजदूर होता है उनमें टकराव बहुत होता है। और देखिएगा अगर आप संपन्न है, आपके पास नॉलेज है तो आप पूंजीपतियों का साथ देंगे। लेकिन क्या है आपको अगर क्या है समाज को बदलना है या कोई आंदोलन को खड़ा करना है तो आपको मजदूरों का साथ देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा कि संख्या में ज्यादा है। तो संख्या में ज्यादा है तो इसी समय बहुत सारे हमारे यहाँ पे समाजवाद टाइप के बहुत सारे क्या है संगठन बनने लगे, जैसे कांग्रेस समाजवाद पार्टी बनने लगे। सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जितने भी नेता थे ये लोग मजदूर किसानों की बातें करने लगे, समाजवाद की बातें करने लगे और समाजवाद आंदोलन शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि समय की मांग था। लेकिन उसी बीच 1935 में क्या है एक अधिनियम आता है, और 1935 के जो अधिनियम में देखिए 1935 का जो अधिनियम है अंग्रेजों द्वारा लाया गया सबसे बड़ा अधिनियम है। और हमारे संविधान का 2/3 जो हिस्सा है इसी अधिनियम से लिया गया है। ध्यान रखिएगा जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसमें भारत को पहली बार संघ का रूप दिया गया, यानी संघ मतलब यूनियन का रूप दिया गया, फेडरेशन का रूप दिया गया। और ये जो 1935 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में से बहुत सारे चीजों को या पॉइंट को हमारे संविधान में लिया गया, 2/3 भाग लिया गया इसी से। तो ये बहुत, और इस संविधान जब लाया गया है तो अंग्रेजों ने बोला है कि जो भारत में प्रांत है यानी प्रोविंस है उसमें चुनाव कराने की बात की गई। उस समय 11 प्रांत थे भारत में और उसके लिए चुनाव हुआ, 1937 में चुनाव हुआ। 1937 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत और टोटल मिला के 8 राज्यों में क्या था कांग्रेस की सरकार बनती है। जानिएगा 1937 में क्या होता है विधानसभा के चुनाव होता है। इसका चुनाव होता है विधानसभा के चुनाव।
का चुनाव, और इसमें से कांग्रेस क्या है, 8 राज्य में सरकार बनाती है। ठीक है, 8 राज्य में क्या कांग्रेस की सरकार है, और बाकी में एक पंजाब में यूनिस्ट पार्टी का था, और जो बंगाल में किसान प्रजा पार्टी का सरकार बनती है। लेकिन क्या है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और अंग्रेजों ने बिना इन कांग्रेस सरकार से परमिशन लेकर या बातचीत किए हुए भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में लगा दिया। इससे कांग्रेस सरकार क्या हुआ, जो भी प्रांत में जो कांग्रेस सरकार नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, क्या करा, सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया, और 28 माह तक क्या था, ये सरकार रहा। ये सरकार कितने महीने तक रहा, 28। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो इससे जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग बहुत खुश हुए। मुस्लिम लीग ने, जब कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, तो मुस्लिम लीग ने उसे क्या माना, उसे मुक्ति दिवस के रूप में माना। ये दिवस के रूप में मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में किस आंदोलन को माना या किस चीज को माना। तो जब कांग्रेस ने जो 8 राज्य में उनकी जो सरकारें थी, जब उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, तो उसी को क्या है, उसी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और कांग्रेस सरकार कितने महीने तक शासन किया, 28 महीने तक, 28 माह। ये दोनों क्वेश्चन, देखिए जितने पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बने हुए हैं, ये मत समझिए कि क्वेश्चन नहीं बने, एकदम पॉइंट पॉइंट है, सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। उत्तराखंड के आप सारे पेपर देखिए, चाहे ग्रुप सी का देखिएगा और जो पीसीएस के पेपर आप लोग देखिएगा, उसको उठाइएगा, इन सब में क्या है, ये क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसी को क्या है हम और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कर सके। इसी समय क्या है, मुस्लिम लीग ने इसको क्या मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। तो कितने राज्यों में सरकार थी, 8 राज्यों में सरकार थी। चुनाव कब हुआ था, 1939 में क्या शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व। सरकार ने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि बिना सरकार से पूछे बिना भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में लगा देना या उसमें शामिल करना, इसलिए भारतीयों ने या कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, इसी बीच में भारत में एक आंदोलन शुरू होता है, जिसे व्यक्तिगत आंदोलन कहते हैं, व्यक्तिगत आंदोलन। व्यक्तिगत आंदोलन, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो गांधी जी ने अपने जो अनुयायी थे उनको बताया कि अंग्रेजों का प्रत्यक्ष विरोध नहीं कीजिए, बल्कि क्या है, एक व्यक्ति के रूप में प्रतीकात्मक विरोध कीजिए, क्योंकि मास मूवमेंट यहाँ पे चलाना संभव नहीं था, क्योंकि युद्ध हो रहा था, मार्शल लॉ यानी धारा 144 लागू कर दिया गया था। तो सबसे पहले जो विनोबा भावे है, उनको व्यक्तिगत आंदोलन के पहले आंदोलनकारी चुना गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले किन्हें चुना गया है, विनोबा भावे को। विनोबा विनोबा भावे को सबसे पहले उनको चुना गया। दूसरा चुना गया जवाहरलाल नेहरू को, नेहरू को चुना। इसका मकसद था, इसका नारा था दिल्ली चलो। इस आंदोलन का नारा क्या था, दिल्ली चलो। ये कब शुरू हुआ था, 1940 में शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ था, 1940। तो व्यक्तिगत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1940 में। पहले कौन थे, विनोबा भावे थे, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे। इनका नारा क्या था, दिल्ली चलो। और ये लोग क्या एक जगह से शुरू होते थे, जब तक इनको गिरफ्तार ना करते थे तो क्या था, पैदल चलते रहते थे। जब तक इनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए तब तक ये पैदल चलते रहते थे। तो इसी को दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत आंदोलन कहा जाता है, या व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए। इसके बाद क्या है, भारत में जब द्वितीय विश्व चल रहा था तो भारतीयों ने
अंग्रेजों से बहुत डिमांड किया था। इसमें बहुत सारे एक कमिटी आता है जिसमें क्रिप्स मिशन वगैरह आते हैं, उतना गहराई में आपको नहीं पूछेगा। तो भारतीय जो नेता थे उन्होंने बोला कि हमें भी क्या है, युद्ध के बाद हमें एक संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए कि हम भी क्या है शासन में हम पार्टिसिपेट कर पाए। तो अंग्रेजों ने बोला कि युद्ध समाप्त होगा उसके बाद हम सोचेंगे, अभी कोई हम गारंटी नहीं देंगे। तो गांधी जी ने बोला कि ऐसा चेक देने से क्या है, जिसका चेक मतलब जब वो चेक क्या करेंगे डिस्क्लोज करेंगे तो उसका कोई डेट ही पता नहीं है, अपडेटेड चेक देख के क्या करेंगे, लेके क्या करेंगे। तो अपडेटेड चेक लेने से गांधी जी ने क्या मना कर दिया कि ऐसे आश्वासन से क्या होगा कि जब युद्ध समाप्त होगा उसके बाद सोचेंगे, जो करना है अभी कीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या है गांधी जी की बात को नहीं माना। तभी गांधी जी ने क्या है एक नया आंदोलन शुरू करता है, जो गांधी जी का अंतिम मास मूवमेंट है, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं या भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, जब क्रिप्स मिशन आया था 1940 में, उसमें जब असफलता हो गया था क्रिप्स मिशन का, तभी गांधी जी ने बोला कि हमें क्या है अपना शासन चाहिए। और उसी समय गांधी जी का जो लास्ट यानी अंतिम मास मूवमेंट था, जन आंदोलन था, उसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और शुरू होते ही क्या है, जो कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। इसे ऑपरेशन जीरो आवर कहा जाता है। रात को गिरफ्तार करा जाता है, देखिए 12 बजे जीरो हो जाता है घड़ी में अंग्रेजी के मतलब हिसाब से, उसे ऑपरेशन जीरो कहा जाता है। तो ऑपरेशन जीरो के माध्यम से कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब आंदोलन का जन आंदोलन बन गया तो लोगों ने अपने हिसाब से आंदोलन को शुरू कर दिया, और इससे क्या आंदोलन बहुत हिंसक आंदोलन बन गया। लेकिन जो क्विट इंडिया मूवमेंट है भारत का सबसे हिंसक जन आंदोलन माना जाता है। और इसी जन आंदोलन के बाद क्या है, गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, डू एंड डाई। और बहुत सारे उषा मेहता वगैरह क्या है छुप छुप के रेडियो चलाते थे, और बहुत सी जगह पे क्या अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया, वहां पे जो स्थानीय लोग हैं वो अपना वहां पे शासन शुरू कर दिया। इसी समय जो जवाहरलाल नेहरू है वो अहमदाबाद जेल में बैठे बैठे एक किताब लिखता है जिसको आप कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो नेहरू जी द्वारा जेल में बैठ के लिखे थे, भारत की खोज। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट आपको कल बताएंगे। और इसके साथ आपको भगत सिंह वाला जो आंदोलन था उन्होंने जो किया था वो कल वाले टॉपिक। कल तो शायद अगर जीएससी क्लास होगा तो मतलब ये क्लास नहीं लेंगे, अगर जीएससी क्लास होगा तो ये क्लास नहीं होगा तो ये क्लास लेंगे। अभी देखते नीरज सर क्लास लेते हैं कि नहीं, उनसे आप पूछ लूंगा उसके बाद। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आप लोग का है तो पूछिए, आज क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोग का है, आप लोगों को कल क्या है थोड़ा सा प्रैक्टिस का भी दे देंगे, अभी मैटर बना हुआ है तो सेंड करना है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग व्हाट्सएप करके या कैसे भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसको पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, और भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट आप लोगों का, कल मिलते हैं आप लोगों से। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सर।